अरे कर्मजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं लल्ला के उठने का टाइम हो गया है। दूध लेकर आ, अभी तक चाय नहीं बनी। चूल्हे ने पकड़ लिया क्या? चाची की आवाज़ सुनकर ग्लास में चाय डलती छवि के हाथ हल्के से कांपे। चाय उसके हाथ पर गिर गई, पर उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चल दी। 2 घंटे से चाय बना रही है, अब लल्ला का दूध भी तैयार रख, उठता ही होगा। और टाइम पर नज़र रखा कर, तेरे चाचा जी ने काम पर भी जाना है। नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं कर सकती? चाची चाय पकड़ते हुए बोली। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फ़ोन में बिजी था। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका कजिन संजय उठ गया था। वो जानबूझकर उसके आगे घूमता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देर लगे और उसकी माँ से डांट पड़े, पर वो कुछ नहीं कहती थी, कभी नाराज़ नहीं होती थी। सारा काम करके वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस एक स्कूल ही था जहाँ जाने की इसे जल्दी रहती थी। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहते थे। इसके पापा ट्रक ड्राइवर थे, दूसरे राज्यों में ही सफ़र पर रहते थे। स्कूल में वो साल भर की फीस दे जाते थे। वो महीने में एक आध बार घर आते थे और छवि के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे, पर इसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना इसने मांगा। ये पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। स्कूल में पूजा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसकी मम्मी इसके लिए खाने को रोज़ कुछ ना कुछ भेजती थी। स्कूल अच्छा लगने का एक कारण पूजा भी थी। वक्त बदला, ये बड़ी हो गई। इसने 12वीं के पेपर दे दिए थे, रिजल्ट आना था। उसका कजिन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक इसे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पापा की जगह पापा की लाश मिली। वही लाश के पास एक अमीर बूढ़ा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगी। सबकी चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बातें करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा वो तुझे बुला रहे हैं, उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हुआ है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो वो बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद उसकी चाची ने उनसे पैसा ले लिया था। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसके चाचा चाची उसे नौकरी लगवाने को कहकर शहर ले आए और वहाँ एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोले, लीजिए अब ये आपकी है, आप जो भी कहेंगे ये करेगी। फिर छवि से बोले, बेटा तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है, अब से यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसा कहें वैसा करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया। चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं सारा काम करूँगी। चाची मैं आपका हर कहना मानूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। छवि चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी, लेकिन चाची उसे कार में धकेल उससे हाथ छुड़ाकर चली गई। देखिए मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, कहकर वो कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। छवि जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाचा चाची चुप हो जाओ, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्हें तुम इतना रो रो कर बुला रही हो वो तुम्हें हमारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है, उन्होंने खुद माना है कि अब उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी। सफ़र लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर होटल में खाना खाने के लिए कार रोकी,
पर वो नहीं उतरी। सफ़र बहुत लंबा है, कब तक भूखी रहोगी, बूढ़े ने कहा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। तब वो दोनों बारी बारी अपना खाना खाकर उसके लिए खाना पैक करा लाए, पर उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर चल पड़े। छवि सो गई, उसे पता ही नहीं चला कब वो अहमदाबाद पहुंची। कार के रुकने से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि शाम हो गई है, हल्का अंधेरा भी हो गया है। उसने देखा कि एक बहुत बड़े घर के बाहर कार रुकी थी। घर क्या, महल था। उसने ऐसे महल किताबों में ही देखे थे। वो सोचने लगी, मुझे इतना बड़ा महल साफ करना पड़ेगा, चलो जो मेरी किस्मत। वो कार से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बूढ़े के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाज़ा खुला तो एक औरत आरती का थाल लिए आई और इसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था मानो इससे चिढ़ रही हो। औरत के पीछे वही हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, बेटे इनके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये जेठ है, और मेरे भी छुओ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो पागलों की तरफ उनकी तरफ देखने लगी। ससुर, जेठ, जेठानी, लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। शिवानी, जाओ इसके कपड़े बदलवा दो, उसके ससुर ने उसकी जेठानी को कहा। वो उसे लेकर ऊपर एक कमरे में आई और वहाँ अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना, वहाँ मेकअप का सामान है, लगा लेना। फिर मेकअप के सामान में से काजल उठाकर बोली, ये काजल है, लिपस्टिक न समझ लेना। छवि ने हल्के से सर हाँ में हिला दिया। छवि ने अपने पुराने कपड़े उतार कर लाल साड़ी पहन ली। उसने हल्का सा मेकअप भी किया। वो खुद को शीशे में देखी तो खुद को पहचान न सकी। शीशे में ही उसने अपने साथ ब्लैक, वाइट, ग्रे रंग के कमरे को देखा तो उसे अपने चाचा के घर में लगे एक पोस्टर की याद आ गई, जिसमें एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी का सब ब्लैक एंड वाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसी लगी। वो बैठी सोच रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ आई, छोटी मैडम, सब इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए। वो उठकर उनके साथ चल दी। घर बहुत बड़ा था, अगर कोई पूरा घर देखने लगे तो सारा दिन लग जाए। वो डरी सहमी सी नौकरानी के पीछे चल रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। कितनी फ्लोर है ये उसे पता ही नहीं था। उस बेचारी ने तो लिफ्ट ही आज पहली बार देखी थी। वो और घबरा गई। जैसे तैसे वो लोग ड्राइंग रूम में आए। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। इसने देखने के लिए सिर नहीं उठाया, सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगाया कि 10 के करीब लोग होंगे। उसे सोफे पर बिठा दिया गया। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। छवि ने बैठते वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। छवि को लगाया ये उसका पति होगा, लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में उसे बताने लगा। तो मैं हूँ इस घर का सबसे छोटा बेटा हर्ष। वैसे मेरा पूरा नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। आज मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करूँगा। अब हम शुरू करते हैं आज का मुँह दिखाई का प्रोग्राम। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी जो अपनी सीट पर बैठ गई हैं। सबसे पहले आए हमारे पूज्य पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया। वो एक कमेंटेटर की तरह ही बोल रहा था। उसने पानी पिया, फिर बोलने लग गया। अब छपी को पता लगा कि ये उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर घिन आई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज़ आई, ब्रेक के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं पानी पीने गया था। हाँ, तो पापा ने भाभी को शगुन दिया।
पता नहीं कितना दिया, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा क्योंकि पैकेट काफ़ी भारी दिख रहा है। साथ में पुश्तैनी कंगन भी दिए हैं। पता नहीं सारे दे दिए कि मेरी पत्नी के लिए भी कुछ बचा कर रखे हैं। सभी हंस पड़े। छवि को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। इन्होंने भी पापा की तरह तगड़ा शगुन दिया। हमारी भाभी ने उनके भी चरण छुए और आशीर्वाद लिया। हर्ष सबको आंखों देखा हाल सुना रहा था। छवि सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भी चेहरे नहीं देखे थे। अब आई हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती हैं। इन्होंने हमें माँ की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया। उन्होंने पल्लू में छुपा कर दिया है। पता नहीं कम है कि ज़्यादा, हर्ष ने हंसते हुए कहा। अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी। भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए, पर भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्लू ठीक किया। उसके कान में कुछ कहा और शायद उसे कह रही हैं, तेरे कंगन मेरे कंगन से बड़े कैसे। हाँ हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे कहकर उसने सभी को हंसा दिया। अब एंड में ये हमारे चाचा जी की छोटी बहन निम्मी और ये है हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इनके अलावा चाचा की बड़ी बेटी है सिम्मी, वो पढ़ाई के कारण नहीं आई। निम्मी और मैं, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे एग्ज़ाम बाद में हैं। हमारे प्रताप जी अभी 5वीं में पढ़ते हैं। सब हो गए भाई, कोई मुझे पानी दो। वो सांस फूलने का बहाना बनाकर सोफे पर लेट गया। पानी पीने के बाद वो फिर खड़ा हो गया। सबके लिए चाय पानी आ गया था। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी के शगुन देने की। ये बुआ भाभी जी के पास आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पापा के वफादार, इस घर के हाउस कीपर सोमदादा। ये वही बूढ़ा आदमी था जो इसे वहाँ से लेकर आया था। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम किया और ये भाभी जी ने बुआ के कहने पर उन्हें पैकेट दिया। अब बारी आई सोमदादा की दादी इमली माता की। लो, मेरे बोलते बोलते वो शगुन लेकर निकल भी गए। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोले। सारे अपने अपने पैसे लेकर दुआएं देकर चले गए। इस बीच छवि सोच रही थी कि उसकी शादी हुई किससे है। कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा है, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर छवि ने निम्मी और प्रताप को एक एक पैकेट दिए। फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया। मेरा शगुन कहाँ है। तू देवर है, अपनी भाभी से मांग ले, बुआ बोली। तो वो जाकर छवि के बराबर बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। छवि ने निकाल कर जल्दी से दे दिया। उसने देखा तो वो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी के खांसने की आवाज़ आई। सबकी हंसी से गूंजता कमरा एकदम से शांत हो गया, जैसे सबको शाम सूख गया हो। छवि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे गर्दन भी उठा नहीं पा रही थी। आ गए तुम्हारी दुल्हन आ गई है। हमने सारी रस्में कर दी है, अब सारा हो गया है, पापा बोले। ठीक है, एक कर्कश आवाज़ में कहकर वो आगे निकल गया। उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हो। फिर 2 नौकरानियां छवि को उसके कमरे में ले गईं। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतर कर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाज़ा खुला था। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाज़ा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतज़ार करती रही। वो सोच रही थी कि यह कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए। मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया।
छवि अब भी चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज़ रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। छवि ने कागज़ पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे, उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने छवि की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो अब ये शादी कानूनन हो गई, ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठा डरावनी हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज़ दी। दो नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थी वो वहां आई। वो बोला, बुआ को बुला कर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ, ये बेहोश हो गई है, रवि को फ़ोन कर दो, वो बोला। बुआ ने रवि, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, उसको फ़ोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछे, इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा। उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा। वो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमने खाना लेकर भी दिया पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहाँ आकर मैं काम में लग गया सो भूल गया। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इसने खाना खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ, आप सभी भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब छवि और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। छवि खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूँ? संग्राम ने पूछा। जी, छवि धीरे से बोली। उसने खुद को उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और छवि के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुरदरा हो गया था और एक आंख भी नकली है। कभी मैं भी हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफ़ी जल गया था। मेरे दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी तरह ही चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था, पर कंपनी संभालनी थी तो अब मुँह ढककर चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। छवि उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश ना करना, कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तनों को पैर मार दिया। सारे इधर उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ, कहकर वो वहाँ से निकल गया। छवि को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने खुद को ही समझाया, इस तरह खुद को बदसूरत देखकर हर किसी की मानसिकता बिगड़ सकती है। इसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है।
मैं वो नहीं करूँगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊँगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपना कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियाँ उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। बीवी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंपा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम नई आई हैं, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंपा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। छवि तैयार होकर चंपा के साथ नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जेठानी के पैर छुए। उसे चंपा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ और फिर जेठ जेठानी बैठे थे और बाईं तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था। छवि ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज़्यादा नहीं खाता था, उसके लिए एक ब्रेड और दूध का गिलास लिया। बाकियों के लिए पराठे और दही था, एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निम्मी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खा कर देखो। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत नहीं थी, तो उसे खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर गिर गए। फटाक! उसी वक्त संग्राम खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर्स सीख कर आओ, कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि पर गिर गई। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ, कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। नीचे पापा, बड़े भैया, हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर खुश हो रहे थे। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाची से रोज ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं थी। पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर वो देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती हो, देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खिज ही खिज देखी है, देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता ना कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहारें आ जाएगी। तू मेहनत कर और बहारों पर इंतज़ार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेर बनाकर खुद को ही सुनाया।
आज हालात कह रहे हैं जीवन में न आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना उन बहारों का इंतज़ार। उसने अपनी डायरी निकाली, उस पर बाकी शायरी के साथ ये शायरी भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक़ था, जब भी खुश होती या दुखी होती वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अभी नहीं पहना करेगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहाँ पहुँची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और वो उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी और चाचा चाची नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं, तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता न करे, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिम्मी भी कह रही थी आपसे मिलने को, हर्ष बोला। हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे। पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में ना तो किसी से पूछा, ना किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ, मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बेटा, मैं आज संग्राम से बात करूँगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पापा ने कहा। ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा, मैं वेट करूँगी, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लासेज स्टार्ट हुए महीने से ऊपर का समय हो गया है, फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस शाम संग्राम घर आ गया। वो आकर अपने कमरे में बैठा रहा। चंबा ने छवि को बता दिया था। चंबा और कला की मदद से वो सज संवर कर तैयार हो गई, पर वो कमरे में नहीं आया। रात के खाने पर वो नीचे गई तो वो संग्राम के साथ वाली सीट छोड़कर अगली सीट पर बैठने लगी तो बुआ बोली, इस तरफ बैठो बहू, मैं इधर बैठ रही हूँ। बुआ ने जानबूझकर ऐसा जताया मानो छवि उनके लिए जगह छोड़ रही हो। छवि डरते डरते संग्राम के बगल में बैठ गई। आज उसने बड़े सलीके से खाना डाला और आराम से ही खाया, कोई गलती नहीं की। संग्राम सब देख रहा था पर वो बोला कुछ नहीं। वो खाना खत्म करके जाने के लिए खड़ी हो गई। वो बोलने लगा तो पापा पहले ही बोल पड़े, जब तक बड़े खा रहे हैं तब तक बैठो, उनके खड़े होने के बाद जाना। वो खाली प्लेट रख कर बैठ गई। फिर पापा ने जब खा लिया तो वो बोले, चलो अब उठ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। वो उनके साथ जाकर वहाँ बैठ गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि संग्राम थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब तुम उसे समझने लगोगी तो तुम्हें उसके गुस्से की आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें कम बुरा लगेगा। पापा जी ने जितना समझा सके समझाया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और इमली बोली, छोटी बहू रानी, हम अंदर आ जाएं? हाँ जी, वो ठीक होकर बैठते हुए बोली। इमली अंदर आ गई। वो बोली, छोटी बहू रानी, हम आपसे बात करने आए हैं। वो क्या है ना
कि बड़े बेटा जी बचपन से थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो उनकी बातों को गुस्सा मत मानना। उनसे प्यार से मिलो, उसे खुश रखो तो वो भी तुम्हारी बात मानेगा। वो कहते हैं ना कि औरत अपनी खूबसूरती से किसी को भी बस में कर सकती है। तुम भी उससे प्यार जताओ, कहकर वो चली गई। रात करीब 8 बजे संग्राम उसके कमरे में आया। छवि बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे देखकर सीधी हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बेड पर बैठ गया। वो सरकना चाहती थी पर उसके कमीज का पल्ला संग्राम के नीचे दब गया था, तो वो वहीं बैठी रही। संग्राम का सारा शरीर उसे छू रहा था, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इसे नाराज नहीं करेगी। पापा जी कह रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो। जी। क्या पढ़ना चाहती हो? संग्राम ने बड़े आराम से पूछा। जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वो बोली। हमारे खानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की और ना मैं चाहूँगा कि तुम करो, इसलिए ये ख्याल मन से निकाल दो। इसके अलावा तुम कुछ हॉबी के लिए करना चाहो तो कर सकती हो। जैसे बड़ी भाभी ने कुकिंग और कढ़ाई की क्लासेस ली है, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। संग्राम बोला। जी, पेंटिंग मैं ले लूँ? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है, ले लेना, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना आए। तुम समय से आओ, समय से जाओ, तुम्हारे लिए कार तैयार रहेगी। सोम दादा को कह दूंगा, वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। संग्राम की बात सुनकर वो खुश हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर उसकी छुअन से उसे पता चल रहा था कि वो खुश है। वो दोनों बहुत करीब थे। संग्राम को उसके बदन से आती खुशबू अच्छी लग रही थी। संग्राम को उसके बदन से आती खुशबू अच्छी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गले लगा ले, चूमे। उसने अपने दिल की सुनी और उसकी तरफ पलट कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। छवि के चेहरे पर उसकी खुरदरी चमड़ी चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से उसने इसे छोड़ा और टेबल पर रखे ग्लास को हाथ मारकर गिराकर चला गया। छवि हैरान सी उसे देखती रह गई। वो सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर भी नाराज हो जाता है। अगले दिन वो सोम दादा के साथ कॉलेज गई। संग्राम के कारण उसका आराम से एडमिशन हो गया। सोम दादा उसे क्लास में बिठाकर चले आए। वो काफ़ी मन लगाकर सीखने लगी। अब वो रोज़ कॉलेज जाती थी। ड्राइवर उसे छोड़ आता था और ड्राइवर ही ले आता था। कुछ दिन बाद उनकी क्लास में एक नया लड़का आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था। उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे हैंडसम लड़का हर्ष देखा था, पर ये हर्ष से भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। इसने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगी। क्लास में सर आए तो उन्होंने उसका परिचय सबसे करवाया। बच्चों, ये नए स्टूडेंट हैं, इनका नाम सहस है। सहस, आप क्लास में किसके पास बैठना चाहेंगे? जी, मैं उनके साथ बैठना चाहूँगा, सहस ने छवि की तरफ उंगली करते हुए कहा। छवि ने कहा, लेकिन सर मेरे साथ मीना बैठती है, वो आज आई नहीं है। कोई बात नहीं, मीना को हम और जगह बिठा देंगे। ये नया आया है, इसे बेसिक बातें बाकियों से अच्छी तरह तुम समझा सकती हो, सर ने कहा। अब छवि भी कुछ न कह सकी। वो छवि के साथ बैठ गया और छवि उसे पिछला काम समझाने लगी। अगले दिन मीना आई तो सर ने उसे किसी और के साथ बिठा दिया। अब छवि के पास कोई चारा नहीं था, उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वो बातें बहुत करता था, छवि चुप रहना पसंद करती थी। वो छोटी छोटी बात छवि से पूछता, छवि तंग हो जाती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर वो कहता, एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, तुम्हारी आंखें यूं छोटी हो जाती हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर छवि को भी हंसी आ गई।
तुम बहुत ही खराब हो, ना तो तुम चुप बैठते हो ना बैठने देते हो। देखो मुझे ये करना है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो, उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे कहाँ कहाँ तारीफ करूँ तेरी हंसी, तेरा ये घूर कर देखना, ये गुस्सा होना कमाल है, और तुम्हारी हंसी का तो कहना ही क्या। मैं तो तुमसे मिलकर मुझ पा गया, सहस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने सीखना है या नहीं? अगर सिर्फ बातें ही करनी है तो मुझे माफ़ करो, मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वो अपनी पेंटिंग करने लगा। छुट्टी के वक्त वो बाहर आई तो वो भी उसके साथ चलने लगा, पर वो मीना को देखकर आगे मुड़ गया। वो मीना के साथ चल दी। मीना का घर इनके घर के रास्ते में पड़ता था तो वो रोज़ उसके साथ कार में ही जाती थी। सहस एक बाइक लेकर आया, उसने उसके पास लाकर बाइक रोक दी और बोला, लिफ्ट चाहिए मैडम, फ्री राइड? जी नहीं, हमारी कार आती है हमें लेने, वो सामने देख रहे हो, ड्राइवर वेट कर रहा है। छवि को चुप देखकर मीना बोल पड़ी। फिर वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर कार में बैठ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग कमरे में रखी और बनाने लगी। तभी वही जानी पहचानी आवाज़ आई, कॉलेज में थकी नहीं जो यहाँ भी आकर करने लगी हो? छवि एकदम से डर कर उठी और साइड पर रखी चुन्नी उठाकर सर पर ले ली। फिर बोली, वो कल ये सबमिट करनी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है पढ़ाई में बचपन से ही ऐसी होगी, जिद्दी है ना? संग्राम बोला। छवि उसके चेहरे की तरफ देखती नहीं थी, उसे उसकी पत्थर की आंख से डर लगता था। सर झुकाकर बात करती थी। वो बोली, बचपन से अब तक कभी इतना खाली समय मिला ही नहीं। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने छवि की तरफ देखा। छवि भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो बोला। नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरा नसीब है, मैं आपसे क्यों डरूं? छवि बोली। संग्राम ने एक टक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मेरी पेंटिंग भी बना दोगी? जी ज़रूर बनाऊंगी, छवि ने बिना सोचे कहा। संग्राम उसके करीब आया और उसे गले से लगा लिया, फिर उसके माथे पर किस किया और चला गया। उस दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। वो कॉलेज जाती, अपना काम करती और वापस आ जाती। सहस उसे पहले ही की तरह बातों में उलझाता रहता, पर वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देती। पेंटिंग कॉलेज। एक दिन सर ने कहा, आज तुम लोगों के लिए अलग अलग चैलेंज है। तुम्हें अपने मन चाहे आदमी का स्केच बनाना है। कैसे करना है ये तुम लोग खुद देखना। सहज तो खुश हो गया। तुम मेरा स्केच बनाओगी? प्लीज़, मेरे भी दिल को तसल्ली हो जाएगी, सहज ने कहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई है जो मेरा सब कुछ है, मैं उसका स्केच बनाऊंगी, छवि ने अकड़ कर कहा। हाय, दिल ही तोड़ दिया, उसने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां हंस दी, सब उसके पास आ गई। मैं बनाऊं? सहस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाती हूँ। कोई किधर खींच रही थी तो कोई किधर। देखा, हम कोई यूं ही नहीं है, हर कोई दीवाना है अपना, उसने छवि को चिढ़ाते हुए कहा। फिर उन लड़कियों से बोला, ठीक है, मैं मॉडल बनता हूँ, तुम सभी मेरा स्केच बनाओ। उसके कुछ लड़के दोस्त और कुछ लड़कियाँ उसके सामने बोर्ड वगैरह रखकर बैठ गईं। वो बैठकर छवि को ही देख रहा था, पर छवि अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। उसने आंखें बंद की तो उसे संग्राम नजर आया। उसने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो बार बार आंखें बंद करती और उसकी तस्वीर बनाती जाती। अंत में उसने देखा तो उसने हूबहू संग्राम की तस्वीर बना दी थी, पर उसने उसका साइड पोज ही बनाया था। उसने तस्वीर ऐसी बनाई थी मानो सच वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब अपना अपना बनाकर एक
दूसरे को दिखा रहे थे। किसी का भी स्केच जितना अच्छा नहीं बना था। वो बैठा बैठा थक गया था। वो उठा और छवि के पास आया। सभी उसके पीछे आ गए। छवि ने तस्वीर पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो पर्दा हटाया तो वो हैरान रह गया। इसने इतनी अच्छी स्केच बनाया है। लड़कियां भी उसके पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी। अरे ये तो सहज की ही फोटो है। तुम उस वक्त तो बड़े नखरे मार रही थी। अब तुमने भी इसकी तस्वीर बना दी और आधी अपनी भी इसके साथ लगा दी। पर ये इतना काला तो नहीं है, एक लड़की बोली। सहज अभी भी उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसने छवि की तरफ देखा। तुम्हें ये किस एंगल से सहज लग रहा है? ये सहज नहीं है, पर मेरा सब कुछ है, कहकर उसने स्केच को ढक दिया। सहज भी हंसकर बोला, तुम लोग इसी की पेंटिंग देखने लगे? अपनी बनाई हुई भी दिखाओ। मेरी किसने कैसा स्केच बनाया है? सब अपने अपने स्केच लाकर दिखाने लगी। सहज एक करके सबके स्केच देखता रहा, पर किसी का भी उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा, छवि क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो दोस्ती में इतना तो कर ही सकती हो। ये सब ने तो पता नहीं किस किस की शक्ल बना दी है। सबकी बनाई, बस मेरी जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी। बना दो प्लीज़, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वो छवि के पास आकर बोला। उसने कहा, छवि क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? एक शर्त पर बनाऊंगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे। बोलो मंजूर है? छवि ने देखा कि बाकी सभी चले गए हैं और वो दोनों ही उधर हैं, तो उसने उससे पूछा, ये कैसी शर्त हुई भला? तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी खूबसूरती की कदर करता हूँ, तो क्या ये बुरी बात है? सहज बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है, मैंने बताया ना कि वो मेरा सब कुछ है। इसका मतलब नहीं समझते तुम? इसका मतलब है वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सब कुछ है। अभी कुछ कहना है तो इसमें क्या है? तुम किसी को भी सब कुछ मानो। मैंने कब तुम्हें इस बात से रोका है? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। वो बेशर्मी से बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सच कहूँ, ये मेरे पति हैं और मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। छवि अकड़ कर बोली, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने इससे पैसे लिए होंगे। पैसे वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने तुम्हें बेच दिया, या यूँ कहूँ कि शादी का सौदा किया। नहीं तो इस जैसे से कौन शादी करता? वो मुँह बनाकर बोला, तुम मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम उनके बारे में कुछ भी बोलो। छवि ने गुस्से से कहा, देखो कोई किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी को भी प्यार कर सकता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम उसे मत चाहो, पर तुम भी मुझे सच कहने से नहीं रोक सकती। मैंने तो स्केच बनाने को ही कहा है, तुम तो फालतू की बातें लेकर बैठ गई। वो बोला, अच्छा यही बहुत है कि तुम समझते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा स्केच बना दूंगी, कहकर उसने बैग उठाया और चली गई। वो मन ही मन संग्राम के बारे में सोच रही थी कि आज वो आएंगे, मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। सहज उसे जाते हुए देख रहा था। वो वहीं खड़ा मुस्कुरा दिया। उसने घर आकर वो स्केच अपने बेड के पीछे लगा दिया। फिर वो खड़ी होकर उस स्केच को देखने लगी। उस ब्लैक एंड वाइट थीम वाले कमरे में ये ब्लैक एंड वाइट स्केच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्केच में संग्राम को ध्यान से देखा। जाने क्यों उसे लगा कि ये सहज की तस्वीर है। उसी तरह के बाल, उसी तरह का नाक। कहीं उसके दिल में बसी फोटो सहज की तो नहीं, जो अब गलती से स्केच में आ गई। उसने आंखें बंद करके संग्राम के बारे में सोचा तो उसे वो वैसा ही दिखा जैसा उसने स्केच में बनाया है। फिर उसने सोचा, हो सकता है लड़कियों की बातों के कारण उसे ऐसा लग रहा है।
वो स्केच को देखकर सोच रही थी, आज ये आएंगे, जब वो स्केच देखेंगे कैसा रिएक्ट करेंगे। वो सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। स्टडी में आपने कितने पैसे दिए थे उसे? संग्राम ने सोम दादा से पूछा। जी, बड़े सर ने ही 20 लाख देने को दिए थे, मैंने वो उसे दे दिए, सोम दादा बोले। 5 लाख उसने एक्सीडेंट के वक्त लिए थे, ये कहकर कि वो हम पर केस नहीं करेंगे। फिर कुछ महीने बाद इसने लड़की की शादी को लेकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैंने इसके पापा की डेथ के टाइम पर इसे देखा था, मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि हम इससे तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके लिए उसने 10 लाख मांगे, सो मैंने दे दिए। अब फिर ये और पैसे मांग रही है। ये औरत बहुत ही लालची है, पापा ने संग्राम को बताया। संग्राम ने गुस्से से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लालची लोगों में मुझे क्यों फंसाया? मैं शादी से ही मना कर देता। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा मैं तो कुंवारा ही ठीक था। जब पहले ही वो पैसे मांग रहे थे तो आपने उन्हें और पैसे क्यों दिए? अब क्या करें, चाहे जो भी है, अब वो तुम्हारे रिलेटिव हैं, जो करना सोच कर करना, पापा बोले। मैं देखता हूँ, कहकर वो स्टडी से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो कुछ देर बैठकर सोचने के बाद छवि के कमरे में चला गया। संग्राम कमरे में आया। उसने देखा छवि बैठी किताब पढ़ रही थी। संग्राम को देखकर वो किताब रखकर खड़ी हो गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया। उसने अपने पास बेड की तरफ इशारा किया और बोला, यहाँ बैठो। छवि बैठ गई। उसने पूछा, आप कुछ लेंगे? है क्या तुम्हारे पास देने को? आज तुमसे वो लूँगा जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। एक वेश्या दे भी क्या सकती है? अपने भद्दे मुँह के साथ इस तरह की बात करते हुए और भी भद्दा लग रहा था वो। छवि देख रही थी। वो आज एक जानवर सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वो उसे ऐसे देखकर बहुत डर गई और बुरी तरह कांप गई। उसने बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। क्यों, आज पहली बार देखा है मुझे? तुमने शादी की है तो शादी का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। जब शादी प्यार के कारण हो तो वो लव मैरिज होती है, और जो घर वालों की मर्जी से हो तो वो अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तीसरी शादी, जैसी हमारी शादी जिसमें दुल्हन पैसे देकर खरीदी गई हो, वो दुल्हन नहीं, वो वेश्या ही है जो पैसे लेकर हर रात किसी के साथ सोती है। तो तुमको वेश्या कहा तो हैरान क्यों हुई? 20 लाख देकर खरीदा है तुम्हें, अब पैसे तो वसूल करने ही हैं। उसने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा और उसके सिर पर ली हुई चुनरी खींचकर दूर फेंक दिया। छवि चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। वो पत्थर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। संग्राम को उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। वो जानवों की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके कपड़े तार तार करके उतार फेंके। वो उसी तरह बैठी रही। वो सारी रात उसके शरीर से खेलता रहा। छवि ने सोचा था कि वो स्केच देखकर खुश होगा, पर इसके उलट ही ये सब हुआ। इस सदमे से वो बेहोश हो गई थी। उसे पता नहीं वो कब चला गया। अगली सुबह वो बेमन से कॉलेज जाने को तैयार हुई। उसके चेहरे और शरीर पर रात की वहशियत के निशान थे। उसने मेकअप से उन निशानों को ढक लिया। उसने सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। संग्राम उसकी बगल में ही बैठा था। भाभी, मैंने आज किसी काम से आपके कॉलेज जाना है, इसलिए आज मेरे साथ ही आप चलिएगा, हर्ष बोला। नहीं, आज मैं खुद जा रहा हूँ इसे छोड़ने, तुम अपना काम करो, संग्राम बोला। वो चुप ही रही। बुआ और उसकी जेठानी उसे देखे जा रही थी, पर संग्राम के कारण बोली कुछ नहीं। अब चलो भी, तुम्हें कॉलेज छोड़कर मुझे काम पर जाना है, संग्राम उसे गुस्से से बोला। फिर वो कार में आकर बैठ गई।
छवि के बैठते ही उसने कार चला दी। छवि का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट बांधी। वो सारे रास्ते कुछ नहीं बोली। कॉलेज आ गया था। वो उतरने लगी तो उसने रोका। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हर्ष को अपने जाल में फंसाने की सोचना भी मत। तुम जैसों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है, किससे मिल रहे हैं ये भी नहीं सोचते। उसके सामने भोली बनना, हंस हंस के बातें करना, तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलता। वो उसकी बातें सुनकर रोने लगी। वो क्या कहती, कुछ बोले तो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोने लगी। ये अच्छा है, रोने लग जाओ ताकि लोग देखें तो समझें कि मैंने ही कुछ किया होगा। मुझे तुम्हारी ये भद्दी शक्ल नहीं देखना। जाओ, उतर जाओ, संग्राम ने गुस्से से कहा। वो कार से उतरते ही सीधे वॉशरूम गई। वहाँ उसने अपना चेहरा ठीक कर ही रही थी कि वहाँ मीना आ गई। आय हाय, लगता है मियाँ जी ने लिपस्टिक खा ली, इसलिए कार से उतरते ही वॉशरूम आ गई, है ना? मीना ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, यूं ही तू गेस लगाती रह। वैसे तुझे कैसे पता चला कि कार में मेरे पति हैं? छवि ने खुद को संभालते हुए पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ड्राइवर के साथ होती हो तो तुम पीछे बैठती हो, लेकिन आज तुम आगे से उतरी, वो भी कार रुकने के काफ़ी देर बाद। इतना तो पता चल ही जाता है कि कार रोक कर क्या किया जा रहा है। मीना ने आंखें तरेर कर कहा। अच्छा दादी अम्मा, तू जीती मैं हारी। चल अब क्लास में चल, नहीं तो मैडम जी फिर कहेंगी। मीना, तुम कब सुधरोगी? दोनों हंसते हुए क्लास में आ गई। आज सहज नहीं आया था। उसे बड़ा अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। बेशक वो उसे कुछ भी कहती रहे, पर आज उसे उसकी कमी खल रही थी। शाम होते होते वो पूरी तरह बोर हो गई थी। उसे लग रहा था मानो आज समय गुजर ही नहीं रहा। छुट्टी हुई तो वो मीना के साथ गेट के पास आ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों कार में बैठ गई। आज तू चुप चुप क्यों है? बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी कहूँ, शायद सहज को मिस कर रही है, मीना ने उसे छेड़ने के लिए कहा। छवि ने उसको कोहनी मार कर ड्राइवर की तरफ इशारा किया कि ड्राइवर बैठा है, तो मीना ने बात एकदम बदल दी। या तू हमारे जीजाजी के कारण दुखी है कि वो छोड़ने तो आए थे, लेने नहीं आए? मीना बोली। फिर दोनों हंसते। संग्राम ऑफिस में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो भी मुस्कुरा दिया। उसकी सेक्रेटरी जो सामने उसके साइन करने का इंतज़ार कर रही थी, उसकी स्माइल देख डर गई। सर स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वो बुरी तरह घबरा गई, पर उसे क्या पता था कि सर के कान में ईयरपोड लगे हुए हैं। संग्राम ने पेपर साइन करके उसे वापस पकड़ा दिए, पर उसके चेहरे पर स्माइल वैसी ही थी। वो पेपर लेकर वहाँ से आ गई। संग्राम मुस्कुराते हुए काम करता रहा। उसका फ़ोन बजने लगा। उसे कल की बात याद आई। यही वक्त था जब बुआ का फ़ोन आया था। उसे सारी बात याद आने लगी। बुआ जी कह रही थी, बेटा तुमने बहू को कुछ कहा है क्या? वो तो हमें देखकर नीचे रुकी ही नहीं, दौड़ती हुई लिफ्ट में चली गई। देख बेटा, ऐसा नहीं करते। माना कि उसके घर वालों ने पैसे लिए हैं, पर इसे कुछ कहकर वो पैसे वापस तो नहीं आने। क्या बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? किसने किससे पैसे लिए? हाय, आग लगे मेरी ज़ुबान को। मुझे क्या पता था कि तुझे पता नहीं है। मैंने सोचा तुझे तेरे पापा ने बता दिया होगा। मुझे क्या पता कि तुझे पता ही नहीं। क्या सोम दादा ने भी नहीं बताया? बुआ चालाकी से बोली। नहीं बुआ, आप यूं पहेलियां ना बुझाओ, सीधी तरह बताओ क्या बात है। बेटा, तेरे पापा बता रहे थे कि तेरे ससुराल वालों ने शादी के बदले पैसे लिए हैं, कोई 15 लाख के करीब। अब मुझे पूरा तो नहीं पता, पर मुझे लगता है वो अब और पैसे मांग रहे हैं। बुआ ने अपना तीर छोड़ा। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ।
देखना बेटा, मेरा नाम मत लेना वरना तेरे पापा सोचेंगे मैंने चुगली की है। अब तेरी बात है तो तुझे तो पता होनी ही चाहिए, कहकर बुआ ने फ़ोन बंद कर दिया। उसे सच में गुस्सा आया था। उसने घर आते ही पापा और सोम दादा को स्टडी में बुलाकर उनसे बात की। फिर उसने छवि के साथ, उसे उसका रोना याद आ गया। वो याद नहीं करना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट ओम चड्ढा को बुलाया। सुनो, कार्ड निकालो, आज हिसाब किताब करने जाना है। सर, सफ़र बहुत लंबा है, लगभग 6 घंटे लगते हैं, ओम बोला। फिर ऐसा करो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। देखे तो कैसे हैं वो लोग, उसे भी ले चलेंगे। जी सर, सुबह 5 बजे निकलते हैं तो 11 बजे पहुंच जाएंगे, ओम बोला। संग्राम का घर। छवि जैसे ही घर के अंदर आई, उसने देखा कि बुआ और उसकी जेठानी लिविंग रूम में बैठी बातें कर रही थी। उसे देखते ही बुआ ने उसे आवाज़ लगाई, इधर आओ। वो उनके पास आ गई। जी बुआ जी, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम भी इस घर की बहू हो। तुम घर के कामों में हाथ बटाया करो, बुआ बोली। जी कहिए बुआ जी, क्या करना है? जाओ पहले कपड़े बदल लो, फिर आना। छवि जाने लगी तो बुआ बोली, रुको ज़रा, जाते जाते ये कप भी किचन में रख देना। छवि वापस मुड़ी और कप उठाकर किचन की ओर चल दी। रास्ते में ही चंबा ने उससे कप पकड़ लिया और बोली, आप ऊपर चलिए, कप मैं ले आती हूँ। वो अपने कमरे में आ गई। वो कपड़े बदल कर नीचे लिविंग रूम में जाने लगी। उसे रास्ते में हर्ष मिला, जो इसे देखते ही भागकर उसके पास आया। भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना है। देखिए, ये एक सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं है। इस घर में किसी और को कहूँगा तो खबर फैल जाएगी, सरप्राइज खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़, उसने बच्चों की तरह हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन बुआ जी और दीदी जी को क्या कहूँ? छवि ने पूछा। आप कुछ मत कहिए, उन्हें मैं खुद ही बता दूंगा, कहकर वो लिविंग रूम में गया और बोला, बुआ जी, मैं छोटी भाभी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, मैंने बुक्स लेनी है। उन्होंने भी कुछ पेंटिंग का सामान लेना है, कुछ देर में आते हैं, कहकर वो छवि को लेकर चला गया। बुआ ने उन्हें जाते देख मुँह सा बनाया और उसी वक्त उठकर अपने कमरे में आ गई। उन्होंने संग्राम को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा, ज़्यादा बिजी तो नहीं है मेरा बेटा? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बुआ जी, बताइए क्या बात है? बेटा, तेरा चेहरा ऐसा है, इस कारण पहले तेरे शादी की चिंता रहती थी। अब शादी की चिंता खत्म हुई तो अब ये चिंता है कि कहीं तेरी दुल्हन किसी और के साथ ना। बस बेटा, ये सब देखकर मेरा तो कलेजा मुँह को आता है। मुझे बस तेरी फिक्र रहती है, लोग तेरा मजाक न उड़ाएं, बस इसलिए फ़ोन किया था। आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ कहिए। वो भी सोच में डूब गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो छोटी बहू हर्ष के साथ बाहर गई है अपनी पेंटिंग का सामान लेने। मैं रोकना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि कहीं तू नाराज ना हो जाए, इसलिए रोका नहीं। अब तू ही बता, जब लोग उन्हें साथ देखेंगे तो क्या समझेंगे? यही ना कि अगर सामान लेना था तो अपने पति के साथ आती। फिर ये भी कहेंगे कि पति बदसूरत है, इसलिए देवर के साथ घूमती है। अरे बेटा, ये मैं नहीं कह रही, लोग कहेंगे। मुझे तो बस तेरी फिक्र है। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरे पूजा का समय हो गया है, कहकर बुआ ने फ़ोन बंद कर दिया। संग्राम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने घर के नज़दीक के सभी मॉल और मार्केट के पार्किंग की सीसीटीवी देखी। एक मॉल की पार्किंग में उसे हर्ष की कार नज़र आ गई। असल में ये सभी मॉल इसके हैं, सो सीसीटीवी का कनेक्शन इसके फ़ोन से है। वो उठा और उसी वक्त उस मॉल में पहुंच गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मा डाल लिया, इससे इसका खराब चेहरा छिप जाता था। उसने एक कपड़े की दुकान पर देखा कि हर्ष कोई ड्रेस छवि को लगाकर देख रहा था।
फिर उसे शीशे में देखने को कहा और बोला, देखो कितनी प्यारी लग रही है। शॉप में सब उनकी तरफ ही देख रहे थे कि कितनी प्यारी जोड़ी है। तभी संग्राम अंदर आ गया। सभी उसके वेलकम के लिए दौड़े, पर वो सीधा छवि के पास आकर उसे कमर से पकड़ लिया और उस ड्रेस को रखते हुए बोला, ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई और रंग दिखाओ। सेल्स गर्ल में भगदड़ मच गई कि पहली बार बॉस किसी लड़की को लेकर आए हैं। हर्ष उसे देखकर घबरा गया। वो बोला, वो भाभी ने पेंटिंग का सामान लेना था, वो मैंने सोचा इन्हें अच्छे से तैयार करके आपको सरप्राइज़ कर दूं, पर आपने मेरा सरप्राइज़ ही ख़राब कर दिया। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, इसे सामान मैं दिला दूंगा, तुम जाओ। सुनकर हर्ष चल दिया। छवि को महसूस हुआ कि उसकी कमर पर उसके हाथ का कसाव बढ़ रहा है। उसकी हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ देखने की। वो सिर को झुकाए खड़ी हो गई। संग्राम को गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की हर्ष के साथ इतना हंस हंस कर बात कर रही थी और इसके आते ही ऐसे चुप क्यों हो जाती है। उसने उसके कान में कहा, तुम क्या लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ? अगर नहीं तो खुश दिखो। उसकी बात सुनकर छवि मुस्कुरा दी। सेल्स गर्ल ने कई ड्रेसेस लाकर उनके सामने रख दी। ये वाली ड्रेस ट्राई करके देखो, चलो मैं साथ चलता हूँ, कहकर वो 2-3 ड्रेस उठाकर उसे लेकर ट्राई रूम की तरफ चल दिया। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। वो उसी के साथ ट्राई रूम में चला गया। आप प्लीज़ बाहर चलिए, मैं बदल कर आती हूँ। मैंने ये ट्राई रूम इसलिए इतने बड़े बनाए हैं ताकि 2 जने आराम से आ सके, संग्राम बोला। देखिए प्लीज़, ये अच्छा नहीं लगता। तो जो तुम अपने देवर के साथ कर रही थी वो बहुत अच्छा दिख रहा था। वो थोड़ा गुस्से से बोला और बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर छवि हैरान रह गई। ये क्या बात हुई भला? उसके साथ मैं क्या कर रही थी? इनका भी कुछ पता नहीं, कब खुश होते हैं कब नाराज हो जाएं। अंदर सो गई क्या? संग्राम गुस्से से बोला। उसकी आवाज़ सुनकर वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहर आई। संग्राम ने देखा कि वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने वो और 2-3 और ड्रेसेस ली, फिर उसे पेंटिंग का सामान लेकर दिया। वो शॉपिंग करके वापस आ गए। संग्राम कार रोकता ही घर के अंदर चला गया और उसने छवि की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। छवि अपना सारा सामान अकेली उठाने लगी तो अंदर से चंबा और कला आकर उसका सामान पकड़ लिए। वो उसका सामान कमरे में रखकर वापस निकल आई। कला ने छवि को धीरे से कहा, अंदर सर बैठे हैं। छवि जल्दी से लिफ्ट में चली गई। वो कमरे में आई तो देखा संग्राम सोफे पर बैठा था। वो आकर बेड पर बैठ गई। क्या हर्ष बहुत हैंडसम है? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपका भाई है तो मेरा भी भाई है। अगर आपको मेरा उससे बात करना नहीं अच्छा लगता तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। बात बुलाने की नहीं है। अगर तुमने मार्केट से कुछ लेना है तो तुम मुझे कह सकती थी, चंबा या कला को कह सकती थी, बुआ जी को भी कह सकती थी, पर तुमने हर्ष को ही क्यों कहा? देखने वाले को लगेगा कि इसका पति बस सूरत है, इसलिए अपने देवर के साथ घूमती है। संग्राम बोले जा रहा था। वो सामने बैठे रोए जा रही थी। वो बोली, मुझे ये सब नहीं पता था, मैंने नहीं कहा था। वो खुद कह रहा था कि उसने किसी के लिए गिफ्ट लेना है और घर पर बताना नहीं है, इसलिए उसने मेरा नाम ले लिया। वो रोते हुए कह रही थी। संग्राम को तब लगा कि उसे गलतफहमी हो गई है, ये सच कह रही है। मुझे इसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो उसकी तरफ देख रहा था कि उसकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी। वो देखता रह गया। इसने कितनी खूबसूरती से दोनों को आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए बनाया था। वो खुश हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने कल इसके साथ क्या किया। वो उठा और रोती हुई छवि के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा अब रो मत, सुनो जल्दी सो जाना, सुबह तुम्हारे चाचा के घर जाना है, कहकर वो बाथरूम में चला गया।
छवि ने मुंह उठाया। इन्होंने क्या कहा? चाचा के घर जाना है? उसने झट से आंसू पोंछे। वो भी जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि उन्होंने पैसे क्यों लिए। उस रात वो वहीं उसके कमरे में लेट गया। छवि खाना खाकर आई तो बेड पर उसे लेटे देखकर वो घबरा गई। उसे कल की रात याद आ गई। वो कांपती हुई जाकर बेड पर अपनी साइड पर सो गई। कुछ देर बाद संग्राम ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उससे लिपट कर सो गया। छवि पहले तो घबराती रही, फिर वो भी सो गई। अगली सुबह संग्राम उठा और नहा धोकर उसने छवि को जगाया और बोला, उठो नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो जल्दी से उठी और बाथरूम में भाग गई। ओम 4:30 बजे कार ले आया था। वो लोग नाश्ता करके करीब 5 बजे वहाँ से चल पड़े। कार में संग्राम पीछे उसके साथ बैठता हुआ बोला, सफ़र बहुत लंबा है, अब सोना चाहती हो तो सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आई, छवि ने उसके डर के मारे कह दिया, लेकिन कुछ ही देर में वो उसके कंधे पर सो रही थी। संग्राम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो लोग आधे रास्ता पार कर गए थे। उसने छवि से पूछा, कुछ खाना तो नहीं है? नहीं, बस पानी पीना है। उसने कार में रखी पानी की बोतल उसे दे दिया। उसने पानी पिया और फिर से सो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से ओम से कुछ कहा, फिर आगे एक जगह कार रुकी और ओम उतरकर चला गया। छवि ने आंखें खोली तो उसने खुद को संग्राम की बाहों में पाया। अब उसे भी संग्राम की बाहों में सोने की आदत हो गई थी शायद। वो शर्माते हुए धीरे से उससे अलग हुई और बाहर देखते हुए बोली, कार क्यों रोक दी? वो तुम सुस्त लग रही हो इसलिए तुम्हारे लिए चाय मंगवाई है। तभी ओम चाय लेकर आ गया। वो चाय पीने लगी। संग्राम ओम के साथ बाहर खड़ा होकर चाय पी रहा था। उसने अपने मुंह का मास्क उतारा हुआ था। छवि उसे देखने लगी। ये आज पहले से अच्छा लग रहा था या फिर उसे उसकी आदत हो गई थी शायद। 6 घंटे का लंबा सफ़र के बाद आखिर वो लोग उसके मायके पहुंच गए। चाहे चाचा चाची ने उसे बहुत तंग किया, फिर भी उसका यही मायका था। मम्मी का और पापा का बनाया घर यही था। उस घर को देखते ही उसकी आंखें भर आई। संग्राम ने देख लिया था पर उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहना है। वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने बेल बजाई। उसकी चाची ने दरवाज़ा खोला। उन्हें पहले ही फ़ोन कर दिया था तो वो जानती थी कि इन्होंने आना है। चाची उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। हाय मेरे जिगर का टुकड़ा, हाय कैसी है तू? फिर आंसू पोंछते हुए उन्हें अंदर बुलाया। उसके चाचा और उनका बेटा भी आ गए। चाचा भी उन्हें बड़े प्यार और आदर से मिले। संग्राम ने ओम से कहा, ओम कार में से छवि जो इनके लिए गिफ्ट लाई है वो निकाल कर लाओ। संग्राम की बात सुनकर छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कौन से गिफ्ट लिए? ओम ने तीनों गिफ्ट पैक लाकर छवि को पकड़ा दिए। फिर संग्राम के इशारे पर छवि ने तीनों को एक एक गिफ्ट दिया। संग्राम ने मास्क उतारा नहीं था। चाचा चाची उन्हें अच्छे ढंग से ट्रीट कर रहे थे। उनका बेटा संजय भी आया हुआ था। वो भी चुपचाप उन्हें देखे जा रहा था। चाची संग्राम के चेहरे को देखकर डर रही थी। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उससे। संग्राम उनसे बातें करते हुए उनका जायज़ा ले रहा था। तुम मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगी? संग्राम बोला। छवि इधर उधर देखने लगी। उसके पास कहाँ कोई कमरा था। वो बेचारी स्टोर में एक कोने में चादर डालकर सो जाती थी। क्या मुझे दिखाना नहीं चाहती? संग्राम उठकर चल दिया। छवि को उसके साथ चलना पड़ा। बाकियों की हिम्मत नहीं हुई उनके पीछे जाने की। छवि रसोई के साथ वाले स्टोर के पास रुककर बोली, संग्राम जी घर छोटा था, ज़्यादा कमरे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ सो जाती थी। संग्राम ने अंदर होकर स्टोर को देखा तो वो पुराने सामान से भरा पड़ा था। इस सामान को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? संग्राम बोला।
नहीं, ये मेरे मम्मी पापा का सामान है, छवि एकदम से बोली। उसकी चाची रसोई से बोली, जी हमने तो बड़े भैया भाभी का सारा सामान यहाँ संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए ये भी यहीं रहती थी। संग्राम ने चाची को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। फिर वो कुछ देर बैठे। चाची ने उन्हें खाने पर रोक लिया, लेकिन खाना अभी तैयार नहीं था। संग्राम उसके भाई के साथ बातें करने लगा और वो किचन में खाना बनाने लगी। जहाँ संग्राम बैठा था वहाँ सामने शीशा लगा था, जिसमें रसोई में काम करती हुई छवि साफ नजर आ रही थी। वो काले चश्मे का फायदा उठाकर शीशे में छवि को देख रहा था। उसने देखा कि चाची ने किसी बात पर उसको थप्पड़ मारा। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, पर उसका थप्पड़ मारने ने एक बार संग्राम के दिल को हिला दिया। यही नहीं, छवि चाची से माफ़ी मांग रही थी और चाची ने एक और थप्पड़ मारा। अब तो संग्राम से रहा नहीं गया। वो उठकर रसोई की तरफ गया और छवि को तीसरा थप्पड़ लगने से पहले ही उनके बीच जाकर उसने चाची का हाथ पकड़ लिया। चाचा और संजय भी देखते रह गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की? संग्राम ने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा। चाची खड़ी खड़ी कांप गई। वो बोली, मैंने तो नहीं मारा दामाद जी, भला मैं क्यों इसे मारूंगी? मैंने तुझे मारा छवि बेटा? संग्राम ने छवि की तरफ देखा, वो कुछ नहीं बोली। फिर वो चाची से बोला, छवि से क्या पूछना, मैंने खुद देखा है आपको थप्पड़ मारते उस शीशे में। संग्राम ने शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा। चाची बुरी फंस गई थी। उसने ये शीशा छवि पर नज़र रखने के लिए लगाया था जब वो रसोई में काम कर रही होती थी। आज वो ही इस शीशे के कारण फंस गई। क्यों मारा इसे? संग्राम फिर गुर्राया। मैंने नहीं मारा। चाची को पता था कि छवि नहीं बताएगी, तो वो भी नहीं मानी। छवि तुम बताओ क्या हुआ? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। छवि ने संग्राम को देखा, फिर बोली, मैंने आपको उसे अपना कमरा बताया इसलिए मारा। कहकर वो रो पड़ी। बचपन से अब तक वो चाची के जुल्म सहती आ रही थी। कभी किसी ने उसे बचाने या उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। संग्राम बोला, रो मत। फिर चाची से बोला, आप लोग अंदर आइए। संग्राम छवि को ड्राइंग रूम की तरफ ले आया। वो लोग इसके पीछे थे। ओम वहीं बैठा था। सबके बैठते ही संग्राम बोला, मैं ये बात आते ही पूछ लेता, लेकिन मैं छवि के कारण चुप था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो 15 लाख कहाँ है जो मेरे पापा ने आपको शादी के लिए दिया। जी उन्होंने सिर्फ 10 लाख ही दिया था, चाची फट से बोली। छवि को सोमदादा ने बताया तो था कि चाची ने उसे बेचा है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। वो अपनी चाची के मुंह से सुनकर हैरान रह गई। उसे तब पता चला कि क्यों संग्राम उसे उस दिन कह रहा था कि वो वेश्या है। उसने इसकी कीमत दी है। और वो 5 लाख जो आपने कार एक्सीडेंट के वक्त छवि के नाम पर लिए थे, और जो आप और पैसे मांग रही हो वो? संग्राम बोला। चाची का रंग उड़ गया। इन पैसों का चाचा को भी पता नहीं था। तुमने भैया की मौत पर पैसा लिया, कहकर चाचा ने गुस्से में चाची को थप्पड़ मारा। ना लेते तो और क्या करते? अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ा पाते तुम। उन्हीं पैसे से तो दाखिला करवाया है, वो बोली। लेकिन ये सारा पैसा और ये घर सब छवि का है। एक तो तुमने उसका पैसा और घर सब रख लिया, उस पर इसे मारते भी हो। छवि, ये धोखा तुम्हारे साथ हुआ। तुम बोलो क्या करना है? संग्राम ने छवि के कंधे पर अब भी अपना हाथ रखा हुआ था। अपने घर चलो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, छवि संग्राम से बोली। फिर चाचा चाची से बोली, आपने मुझे पाला पोसा, वो मेरे पापा की मौत और मेरी शादी से वसूल कर लिया। अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये घर आपको दान किया।
आइंदा मेरे घर पर पैसों के लिए फ़ोन मत करना, कहकर वो संग्राम का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। संग्राम ने कुछ नहीं कहा, वो उसके साथ चलता रहा। वो कभी छवि को देखता, कभी अपने हाथों की तरफ देखता। फिर वो कार में दोनों बैठ गए। ओम भी कार चलाने लगा। कार में बैठते ही छवि खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसके आंसू आते जा रहे थे और वो पोंछते जा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। उसकी चाची उसके पापा के मौत के पैसे लेंगी। वो जितना सोचती उतना ही रोती जाती। संग्राम उसी को देखे जा रहा था। वो सोचता था कि वो पैसे इसने लिए हैं। अब उसे पता चला कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है। इसके चाचा चाची ने इसके पापा का बनाया हुआ ये घर भी ले लिया और उनका सामान एक स्टोर में रख दिया और इसे भी वहीं रखती रही। उसकी चाची जब शादी के बाद इसको थप्पड़ मार सकती हैं तो पहले तो उसे बहुत पीटती होंगी। संग्राम को उस पर तरस आ रहा था। उसकी लाइफ भी कितनी दर्द भरी है। पहले वैसे चाचा चाची और अब मेरे जैसा पति। मैंने भी इसके साथ ज्यादती की है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।